अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो अब लास्ट मैं आपको कराने लगी हूँ टॉपिक आपके कोर्स का। गुड लक। इसके बाद आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। तो इसकी कुछ बैकग्राउंड वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुकी हो। सो दिस इज अबाउट कंजम्पशन एंड सेविंग। So of course you will be reminded that एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात करते थे तो उसके अंदर कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है। सो इट्स कंजम्पशन and then investment and then government and then the exports, right? Net exports. So these four components are part of aggregate demand according to Keynes, right? तो ये कीन्स ने जब ये एग्रीगेट डिमांड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो सबसे पहले उसने कंजम्पशन को स्टडी करना शुरू किया। तो बेसिकली जो कंजम्पशन और सेविंग के बारे में इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थिंकिंग है, इट स्टार्टेड with the way Keynes conceptualized it and thought about it. But later on मैंने आपको बताया है कि जो न्यू क्लासिकल्स थे उन्होंने डिसएग्री किया कीन्स के साथ। तो इसलिए अब हम कंजम्पशन को जो है वो पर्सपेक्टिव में देखेंगे, नॉट जस्ट अबाउट द ट्रेडिशनल कीन्सियन कंजम्पशन फंक्शन, लेकिन the other theories which also explain consumption, which are more related to the classical ideas, that is the life cycle theory as well as the permanent income hypothesis, right? तो इन दोनों theories, तीनों theories को हम देखेंगे। केन्जियन जिसको कि absolute income भी कहते हैं, फिर दूसरा हम देखेंगे about the life cycle hypothesis or theory, and the last is the permanent income theory, yeah, hypothesis. So let us look into it, or this will help you to do assignment number 11. ठीक है। मैं इसके साथ रिलेटेड है असाइनमेंट नंबर 11। सो लेट अस नाउ लुक एट दीज नोट्स। ये मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। असाइनमेंट 11 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस नोट्स और जो मैं अब लेक्चर आपको दे रही हूँ इसके साथ रिलेटेड है। इस को लेक्चर को देख के और नोट्स को पढ़ के आप ये जवाब दे सकते हैं इन सवालों का जो असाइनमेंट नंबर 11 में आपसे पूछे गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। सो let us look at this, the notes. हम्म। अच्छा। बैकग्राउंड वीडियोस भी आपने देखे थे कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर, और ये कि कंजम्पशन फंक्शन व्हाट इट मींस। यहाँ पे अगेन मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन जो है वो अ, दिखाया है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं जैसे पहले बता रही थी कि ये जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये कंजम्पशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और उसमें उसने हाइपोथेसाइज किया, और इसको कई दफ़ा अब इसको हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो उसने हाइपोथेसाइज क्या किया कि जो इनकम है, जो कंजम्पशन है, वो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। और डिस्पोजेबल इनकम जैसे पहले बताया था कि दैट इज द टोटल इनकम माइनस द टैक्सेस। तो उसने कहा कि ये एक कंजम्पशन फंक्शन होता है। अब कंजम्पशन फंक्शन जो है, अगर आप उसका डायग्राम ड्रॉ करो, इस तरफ आप कंजम्पशन लो और इस तरफ आप डिस्पोजेबल इनकम लो, तो वो यूजुअली आपको नजर आएगा इस किस्म का अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। which means that as what it means to say is there's a direct relationship between disposable income and your consumption. So as disposable income increases, so therefore consumption also increases. पहली चीज जो कि हमें इस ग्राफ से नजर आती है कि इनमें एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप है कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम में। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उनकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो ये तो यहाँ जो इसको दिखाया गया है, ये इसका एक लीनियर फॉर्म दिखाया गया है, विच मीन्स के
जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है, उसी तरह एक जो है वो एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ जो है, वो उनकी कंज़म्पशन भी बढ़ती जाती है। सो दिस इज़ व्हाट द लीनियर ग्राफ सजेस्ट्स। अब ये देखिए ना जैसे और ज़ाहिर है कि लीनियर है तो आपने ये देख ही लिया होगा। देखो ना लीनियर किसी भी जब आप एक इक्वेशन बनाओगे त जिसके अंदर 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो उसमें आपको इसी किस्म का इसी किस्म की इक्वेशन बनती है ना, तो ये कंज़म्पशन है, ये जो है ये है आपकी अ डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा अब ए क्या है? ठीक है? ये ए क्या है या कांस्टेंट जिसको आप कहते हो, ये कांस्टेंट क्या है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है? ये बेसिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी what Keynes suggested is that consumption has two parts. One is autonomous consumption जो किसी भी हाउसहोल्ड ने करनी ही करनी है। इवन अगर उसके पास कोई इनकम नहीं है तो ये वो नेसेसिटीज हैं या अगर उसने कोई पहले से कोई जो है वो लोन्स लिए हुए हैं तो उसने उसको वापस करना ही है चाहे दूसरे लोन्स लेके करना पड़े। तो ये वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो कि रिलेटेड नहीं है आपकी डिस्पोजेबल इनकम के साथ। ये तब भी अकॉर्डिंग टू कीन्स की एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ये तब भी एग्जिस्ट करेगी जब कोई भी इनकम नहीं होगी। ठीक है? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन वो वाला कंजम्पशन का पार्ट और दूसरा जो उसने कहा जो ये BYD रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है इंड्यूस्ड कंजम्पशन यानी कि जैसे-जैसे फिर इनकम बढ़ती जाएगी अदर देन ऑटोनोमस कंजम्पशन उसके वो अपनी जो करंट इनकम है उसको भी कुछ को स्पेंड करेगा और कुछ को वो सेव करेगा कोई भी इंडिविजुअल, ठीक? तो अच्छा अब जो यहाँ पे बनता है ये जो इक्वेशन है आप ये देख लो एक तो ये इक्वेशन क्या-क्या चीज़ें शो कर रही है? पहली चीज़ ये शो कर रही है दैट कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन the income or the disposable income ठीक है इट्स अ स्टेबल फंक्शन ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम दूसरी चीज ये शो करती है दैट कंजम्पशन हैज टू कंपोनेंट्स व्हिच इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन तीसरी चीज ये है कि ये जो बी है इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो उनका उसका ये ख्याल था कि ये बी जो है एक ये प्रीडिटरमिन्ड होता है बी जो है ये बी अब बी है क्या बी यहाँ का कोफिशिएंट है ना अब ये कोफिशिएंट जो है इसको इस कोफिशिएंट बी को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि दैट परसेंटेज ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम व्हिच विल बी कंज्यूम्ड ठीक है तो ये इसका कोफिशिएंट है या यहाँ पे इसको स्लोप भी कई दफा कहते हैं ठीक है इसको हम स्लोप भी कई दफा कहते हैं तो द कोफिशिएंट ऑफ द स्लोप इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये ये वो हिस्सा है जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूम कर लेते हैं अब आप इसके बारे में सोचो ना अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है ये या ऑपोजिट है ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जितना कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे उसमें से जो बाकी बच जाएगा वो सारी की सारी सेविंग होगी यानी जो वो सेविंग करना चाहते हैं अगर वो टारगेट कर लें तो बाकी चीज वो कंज्यूम कर लेंगे ठीक है तो अगर इसको एमपीसी जो है यानी जो बी है इसको 1 में से माइनस करेंगे आप तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं या कोई भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी इनकम का जो हिस्सा सेव ज्यादातर करेंगे ठीक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जितना इनकम का हिस्सा वो सेव करेंगे वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बन जाएगा सो ये वो हिस्सा है ठीक है ये भी जो है ये आपको इसी तरह का एक कोफिशिएंट नजर आएगा और मार्जिनल जैसे आपने कंजम्पशन फंक्शन बनाया है इसी तरह सेविंग फंक्शन भी बन सकता है जो एग्जैक्ट सेविंग फंक्शन देखें जो कंजम्पशन फंक्शन का मिरर इमेज है लेकिन सेविंग फंक्शन आपका आप देखें इसका जो ऑटोनोमस हिस्सा है वो जीरो से नीचे है नेगेटिव में है इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया था ये डिसेविंग का हिस्सा है कुछ सेविंग कई दफा नेगेटिव सेविंग भी होती है यानी ये वो चीज है कि आपने पहले से खर्चा किया हुआ है अब आप उसको वापस करना चाहते हैं वापस करना पड़ता है ठीक है तो ये वो वाला हिस्सा है जो कि खर्चा पहले से वापस करना है ये बेसिकली इट्स इसके पीछे लॉजिक वही है ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है यानी सेविंग्स वो पार्ट है जो कि सेव किया जाता है और
कंज्यूम नहीं किया जाता आउट ऑफ इनकम, यानी कि सेविंग आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, सेविंग इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, इट इज द मिरर इमेज ऑफ द कंजम्पशन, राइट। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को? We just subtract MPC from 1, तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाता है। अब एक चीज ये है कि खुद आप जो लॉजिकली आपको बात समझ में आती होगी वो ये कि जो पुअर हाउस होल्ड हैं वहां पे एमपीसी हाई होती है। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा हिस्सा अपनी इनकम का कंज्यूम करेंगे, और एमपीएस बहुत स्मॉल होता है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सेव अ लॉट। सिमिलरली जो रिचर हाउस होल्ड्स हैं वहां पे एमपीसी जो है वो लो है, इसलिए क्योंकि अगर वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ाते भी हैं और इनकम उनकी साथ ही रिलेटिवली ज्यादा बढ़ रही है, तो ओवरऑल एमपीसी जो है वो उनकी वो कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि इनकम ज्यादा बढ़ रही होती है और आपकी जो कंजम्पशन है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही होती। तो इसलिए वो जो है ओवर टाइम आपको यही नजर आता है कि आपकी एमपीसी जो है वो आप एमपीसी इंक्रीजेस ओवर टाइम, और यही चीज आपकी एमपीसी ओवर टाइम जो है वो आपकी स्मॉलर होती जाती है अगर एक आपका हाउस होल्ड रिचर होता जा रहा हो तो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ तो आप जो चीज़ देख रहे हो ये पहली जगह ये तो दोनों यानी कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन लीनियर फॉर्म में इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये जो 45 डिग्री एंग इन्होंने बताया हुआ है इसके अंदर कोई आपको ऑटोनमस कंजम्पशन नहीं नज़र आ रही। ये एज़ सच इन्होंने कंजम्पशन फंक्शन नहीं ड्रॉ किया हुआ। So the black line is basically that line, for your own reference, where the saving is, um, where saving is neither negative nor positive but zero. ठीक है, नो सेविंग। जितनी इनकम है वो कंजम्पशन के अंदर जा रही है, इनकम है लेकिन कंजम्पशन के अंदर जा रही है। एक बात आपने और याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू कीन्स जो ये बी था ना, यानी कि एमपीसी एंड देयरफॉर एमपीएस एज वेल, both of them, both of these are usually they are between 0 and 1। ठीक है, ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है और 1 से ज्यादा ये बड़ा नहीं हो सकता। पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है और 1 से ज्यादा बड़ा नहीं होता। इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, बोथ एमपीसी एंड एमपीएस। और उसका एक रीज़न है, और उसका रीज़न ये है कि अ, कि ये तभी तभी हम क्लेम कर सकेंगे कि ये देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द 2। ठीक है? तो फॉर दैट टू हैपन, देन दिस बी हैज़ टू बी वेरी स्टेबल एंड इट हैज़ टू ये इसको ये एक स्टेबल बी होगा, तो तभी हम ये कह सकेंगे कि जो सी है वो एक डिस्पोजेबल इनकम का वो डिस्पोजेबल इनकम का पे डिपेंड करता है, या उसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो इसीलिए जो बी है दैट इज बिटवीन 0 and 1, विच मीन्स अगर वो नेगेटिव जो है वो बी नहीं हो सकता, अदरवाइज वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाए। और एज यू कैन सी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व तो नहीं है, वो अपवर्ड स्लोपिंग है, विच मीन्स दैट एज द एज द इनकम इंक्रीजेस सो कंजम्पशन इंक्रीजेस एंड सेविंग इंक्रीजेस। उसके ऊपर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। लेकिन इधर हम अज्यूम कर रहे हैं कि द बी और द एमपीसी, ठीक है, इस स्लोप का, ये जो इस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, यहाँ पे स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि बी एक पॉजिटिव नंबर है जो सेम रहता है ऑल ओवर द इनकम। जैसे-जैसे इनकम बढ़ती जाती है, कंजम्पशन तो बढ़ती है लेकिन बी रिमेन्स द सेम। ओके, बी रिमेन्स द सेम। दिस इज व्हाट इज इम्प्लाइड फ्रॉम अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लेकिन इवन कीन्स ने ये बात मानी कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि
जैसे-जैसे इनकम बढ़ती जाती है, उस तरीके से जो है वो सेविंग बढ़ती है और कंज़म्पशन एज़ अ परसेंटेज ऑफ इनकम वो कम होती जाती है, यानी कि एमपीसी बदलता रहता है। ठीक है? एमपीसी बदलता रहता है। तो एमपीसी बदलता रहता है जब इस चीज़ को हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो फिर हमें एक नॉन लीनियर कंज़म्पशन फंक्शन बनता है। So that is not a problem at all. All this is suggesting is that as the incomes of people rise, as the incomes of people rise, they consume less and they save more. This is what it means. यहाँ पे जो आपका एमपीसी है, ये देखें, ये जो है यहाँ पे इनकम कम है, तो आपका इधर जो है अगर आप कैलकुलेट करो यहाँ पे स्लोप, क्योंकि स्लोप तो बदलता रहता है, ठीक है? इधर का स्लोप अगर आप इधर करके कैलकुलेट करो, यूँ करके स्लोप जो है ना कैलकुलेट राइज़ ओवर रन करके करते हैं। तो अगर इधर का आप स्लोप कैलकुलेट करो तो ये आपको ज़्यादा नज़र आएगा, और इधर का स्लोप आप कैलकुलेट करो तो ये आपको बहुत छोटा-सा नज़र आएगा। ऑलमोस्ट गोइंग टू ज़ीरो, ऑलमोस्ट गोइंग टू ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि ये एटलीस्ट यही बात की गई है कि जी इतनी इनकम बढ़ जाए कि कंजम्पशन कम होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता इन द इन जनरल टर्म्स, ऐसा नहीं होता। तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो ज़ीरो हो जाता है। इधर जाके वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा। और बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है? इट कीप्स ऑन चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इवन कीन्स हिमसेल्फ एग्रीड। सो यहाँ पे बट बी जो है वो सिर्फ ये है कि वो नेगेटिव नहीं होगा और वो 0 एंड 1 के अंदर होगा। चाहे लीनियर फॉर्म में देखें वहाँ वो सेम रहेगा, और नॉन लीनियर फॉर्म में रखें तो वो चेंज करता रहेगा। और ये इसलिए क्योंकि जैसे-जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उस तरह दैट पार्ट ऑफ income which they consume becomes less, which the other way of saying that is that the MPC starts becoming smaller and MPS starts becoming larger। ठीक है? क्योंकि वो ज़्यादा सेव कर सकते हैं इस तरह हाउसहोल्ड्स के। अब इसके जो क्रिटिसिज़म्स हैं, इसके जो क्रिटिसिज़म्स हैं इस थ्योरी के, वो ये हैं कि सॉरी, राइट, इस थ्योरी के जो क्रिटिसिजम्स हैं वो इसको कई दफा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो ये कि जो इसमें इसने बी के बारे में बताया ना, जो एमपीसी बताया है, वो साइकोलॉजिकल रूल ऑफ थंब है, ठीक है? उसके पीछे किसी किस्म की कोई थ्योरेटिकल फाउंडेशंस या थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स उसकी नहीं है। ना ही वो किसी स्टैटिस्टिकल डेटा को एम्पिरिकली टेस्ट करके बनाया गया है। वो सिंपली वो कहता है कि जी दिस इज द वे पीपल बिहेव, दैट दे यू नो सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड कंज्यूम पार्ट ऑफ देयर इनकम, एंड ये एक साइकोलॉजिकल रूल ऑफ द थंब है, ठीक है? और कि जी जो एमपीसी है वो एग्जिस्ट करता है, और वो डिफरेंट सोसाइटीज के लिए वो डिफरेंट एक स्टेबल नंबर होता है जो कि एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा वहाँ पे जो है वो एमपीसी हम देखेंगे कि जनरली एमपीसी स्मॉल होगा, एमपीएस ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम पैसा होगा वहाँ इसका आपको रिवर्स नज़र आएगा। ये बात उसने उसकी ऑब्जर्वेशन से उसने देखी, किसने? कीन्स ने, जस्ट सिंपली बेस्ड ऑन हिज ओन ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए अब मॉडर्न लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो कोई थ्योरी किसी डेटा ने तो ये प्रूव नहीं किया। सो कंजम्पशन डेटा और इनकम डेटा को देखें तो तब ये एब्सोल्यूट इनकम का जो हाइपोथेसिस है इसे वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि एट इट्स कोर इट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल रूल ऑफ थंब। सो ये इसकी पहली क्रिटिसिज्म है। अच्छा जी, इसकी दूसरी क्रिटिसिज्म ये है कि अ, उसका वो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जिसको केन्स तो क्रिटिसिज्म नहीं मानता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर सेविंग बढ़ती है तो क्योंकि सेविंग जो है वो मिरर इमेज है कंजम्पशन का, तो बेसिकली सेविंग बढ़ने से, जिसको कि थ्रिफ्ट भी कहा जाता है, सेविंग को समटाइम्स यू आल्सो कॉल इट थ्रिफ्ट। तो जैसे जैसे थ्रिफ्ट बढ़ती है, जैसे जैसे सेविंग बढ़ती है, तो एग्रीगेट डिमांड उससे कम होती है, और एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ सकती, ठीक है? तो ये यानी कि सेविंग जो है उसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। ये इसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट कहा जाता है कि सेविंग का तो नुकसान है, सेव ही नहीं करना चाहिए फ्यूचर के लिए। दैट डज़न्ट ये इसको यू नो कि जी
वो सेव नहीं करना चाहिए, जो आपके पास पैसा है वो खर्च कर दें। तो अब इस किस्म की लॉजिक जो है वो शायद अगर जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे अगर शायद रिसेशन या डाउनटर्न आ जाए तो उसमें तो ये लॉजिक काम करती है कि सेव ना करें जी, कंज़्यूम करें और कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस को बहाल करें, ताकि कंज़्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करें। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग कंज़्यूमर्स करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और इकोनॉमी उसी तरीके से ग्रो करेगी। ट्रू। मतलब मेबी ये लॉजिक जो है ये जिसको हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी कहते हैं दैट सेविंग इज़ नॉट गुड। तो इट वुड बी मीनिंगफुल इन वेरी मैच्योर इकोनॉमीज़ इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड दैट टू ओनली व्हेन देयर इज़ एन इकोनॉमिक डाउनटर्न ओवर देयर या डिप्रेशन है। क्योंकि केन्स ने जब लिखा था तो उस वक़्त इंग्लैंड के अंदर डिप्रेशन के साल थे ना 1930s। तो वहाँ तो ये लॉजिक शायद काम करे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की। और ये भी उसने बताया बाय द वे कि जब मैं थ्रिफ्ट की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली होर्डिंग की बात नहीं कर रहा होता कि जी आप पैसा बचाएं और उसका सोना खरीदें और दबा दें। नो नो नो, ही सेज कि मैं जिस सेविंग जो सेविंग असूली तौर पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए वो जो कि इन्वेस्ट हो तो फर्क पड़ता है, वरना तो थ्रिफ्ट का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ पैसे जो है ना वो अगर लोग जो है वो सिर्फ़ अपने आप को सेव करने के लिए पैसे जो है वो कहीं दबा देंगे और वो इकोनॉमी में नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बट एनीवे इट सीम्स क्वाइट illogical and paradoxical that saving can be negative for the economic growth. But this is what the absolute income hypothesis suggests. um, but the thing is that ये चीज़ जो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अच्छी नहीं है, तो ये इसका एक और क्रिटिसिज्म है। अच्छा, फिर ये जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है या परमानेंट इनकम है, इसका एक ये भी क्रिटिसिज्म है दैट इट डज नॉट टेक इनटू इफेक्ट वेल्थ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हमने देखा कि सेविंग जो है टू लार्ज एक्सटेंट इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेल्थ। तो इसलिए ये जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ये थ्योरी जो है वो उसको नहीं होती मतलब उसको एड्रेस नहीं करती। तो अब क्या है कि अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये है कि जब इसको डेटा के ऊपर रन किया गया, ठीक है? जब इसको डेटा के ऊपर रन किया गया, साइमन कूज़नेट ने, ही वाज़ अनदर इकोनॉमिस्ट, उसने जब इसको लॉन्ग टर्म डेटा लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की इस तरह का एक स्टेबल फंक्शन, तो उसने ये देखा कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो जो था वो, और हाउसहोल्ड डेटा को जब लिया जाता था तो हमें वाक़ई इस किस्म का एक जो है वो कंजम्पशन फंक्शन नज़र आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये हमें इस किस्म का डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन की एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप हमें नज़र नहीं आती। ठीक है? तो ये एक कंजम्पशन पज़ल इसको बोलते हैं। ये कंजम्पशन पज़ल जो है वो उसने काफ़ी देर तक बॉदर किया इकोनॉमिस्ट को कि ये किस लिए है कि ये जो कीन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, ये शॉर्ट टर्म को तो एक्सप्लेन करता है, लॉन्ग टर्म को एक्सप्लेन नहीं करता। और लॉन्ग टर्म में ऐसा ही नज़र आता है कि कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम का आपस में उस किस्म का ताल्लुक नहीं है, जैसा कि केन्स ने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में सजेस्ट किया था। तो इसलिए इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया फ्रैंको मोडिग्लियानी और एल्बर्ट एंडो, कई दफ़ा रिचर्ड ब्रमबर्ग को भी कहते हैं जी, ये सारे कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन यूजुअली लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को मोडिग्लियानी के नाम के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है। So, what did Modigliani said? Modigliani said that the consumption varies systematically over people's lives. ठीक है? तो यानी कि बात ये है कि लोग जो हैं वो अगर आप उनके पूरे लाइफ स्पैन को देखो, ठीक है? तो वो ज़िंदगी का एक हिस्सा जिसमें वो काम कर सकते हैं, ठीक है? और फिर वो उनकी रिटायरमेंट एज आ जाती है, वो एल्डरली हो जाते हैं और उसके बाद उनका खर्चा होता है लेकिन कोई कमाई नहीं होती। तो इन 2 फेजेज़ ऑफ लाइफ को जो था वो इनकॉर्पोरेट करके एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव
डेवलप किया मोडिग्लियानी ने। और तो इनकम और ये देखा कि जो इनकम भी है, डिस्पोजेबल इनकम भी है, वो कभी हाई हो जाती है और कभी लो हो जाती है, लेकिन लोग यूजुअली अपनी कंजम्पशन को स्मूथ करते हैं। यानी वो ऐसी बात नहीं है कि अगर आज उनके पास इनकम उनकी ज़्यादा है, तो इन द लॉन्ग रन वो एकदम जो है वो उसको खर्च करने के पीछे लग जाए। दैट्स नॉट व्हाट दे डू, ठीक है? स्मूथिंग होती है क्योंकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे होते हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दैट टाइम व्हेन दे विल नॉट हैव सच अ हाई इनकम, ठीक है? एंड दैट इज़ पोस्ट रिटायरमेंट। उसकी एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे जो है वो मैंने नोट्स में लिखी हुई है कि एक बंदा है और वो अगर उसकी रिटायरमेंट एज 60 साल है, तो वो अपनी वेल्थ की तरफ भी देखेगा। इनिशियली भी उसके पास कुछ वेल्थ होगी, ठीक है? तो वो टी इयर्स अगर एक्सपेक्ट करता है कि जी टी मतलब इतना कोई भी टी कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे बाद में उन्होंने टी को जो है वो एक दिया हुआ है 60, ठीक है? अ, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आर इज़ द एज एट व्हिच दैट इंडिविजुअल विल रिटायर, ठीक है? तो वो क्या करेगी कि पहले तो हाउ विल शी कंज्यूम? व्हाट शी डज़ इज़ कि जो वो उसका इनिशियल वेल्थ होगा, उसको वो ऐड करेगी जितने साल अ, जितने साल अ, जो है वो अभी बच गए हैं रिटायरमेंट पे, ठीक है? और जितने साल उसके रिटायरमेंट में बच गए हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इनकम के साथ, ठीक है? तो वो क्या बन जाएगा, वो उतना वो कंज़्यूम करेगी। और इसको अगर हम कंज़म्पशन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कंज़म्पशन फंक्शन उसका ये बनेगा। यानी कि कंज़म्पशन इज़ गोइंग टू डिपेंड, देखें ये तो इनकम पहले ही बता रहे थे ना, ये तो कि कंज़म्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, ट्रू, बट कंज़म्पशन आल्सो डिपेंड्स ऑन वेल्थ। वेल्थ, ठीक है? व्हिच मीन्स कि उसकी जो इनकम है ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन, द एंटायर लाइफ स्पैन वो उसकी वेल्थ है। सो अब हमने ये देखा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी जो कंजम्पशन है वो इट इज जैसे कि एब्सोल्यूट उसमें देखा था कि जी एब्सोल्यूट जो आपका इनकम हाइपोथेसिस था उसमें देखा था कि जी द इनकम इज सिंपली डिपेंडेंट अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम, व्हिच मीन्स वो इस वक्त जितना कमा रहा है उस पे उसकी कंजम्पशन बेस करेगी। लेकिन ये क्योंकि नहीं लॉन्ग टर्म पे ये थ्योरी आपके डेटा को एक्सप्लेन नहीं करती। तो इसलिए जो आपका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है वो कहता है कि ऐसा नहीं है। और जो लोग हैं वो अपनी इनकम को अपनी कंजम्पशन को स्मूथ आउट करते हैं बिटवीन देयर करंट इनकम एंड देन for the income which they are going to the time when there is going to be no income, but still they will have to do consumption and spending, and that is the post retirement time। और उस वजह से अगर इस सारी चीज को आप देखें तो consumption then seems to be dependent on wealth as well as on income, ठीक है? So consumption depends on wealth as well as on income, both these things। और जो एमपीसी यानी कि जो कंजम्पशन है वो आपकी वेल्थ पे भी डिपेंड करती है और फिर आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है। वेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है और आपकी इनकम के भी ऊपर डिपेंड करती है। सो जो आपकी इनकम वाला जो आपकी इनकम की एमपीसी है वो लार्ज है, ठीक है? दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन व्हिच इज बेस्ड ऑन इनकम, दैट इज क्वाइट लार्ज। यानी जो आपकी करंट इनकम है उस ज्यादातर उसके अंदर से कंजम्पशन होगी। लेकिन वो हिस्सा वेल्थ का, जो वेल्थ वाला हिस्सा है उसके अंदर से तकरीबन ज़ीरो के करीब उसके अंदर से स्पेंडिंग होगी, क्योंकि वो उसकी बचत है जो उनको उस सालों के लिए रख रहे हैं जबकि उसके पास कोई इनकम नहीं होगी। तो वो अपनी वेल्थ उस वक़्त के लिए बिल्ड करता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास एकदम कोई पैसा आ भी जाता है, तो वो इसको वेल्थ की तरह ट्रीट करता है और वो क्या करता है कि ट्रांज़िटरी इनकम को वो वेल्थ की तरह ट्रीट करता है और उसको वो फौरी खर्च नहीं करता।
फ़ौरी खर्च नहीं करता, बल्कि उसका सिंपली एक हिस्सा खर्च करता है और बाकी जो है वो अपनी ओल्ड एज के लिए रख देता है। एकदम उससे कंज़म्पशन नहीं बढ़ाता। और देखो वेल्थ के साथ इसका उन्होंने ये बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पे वो शुरू करे काम करना और 65 पे रिटायर करे। तो पहले तो वो अपनी वेल्थ या अपने एसेट्स को बिल्ड कर रहा है, ठीक है? अपने वेल्थ को, अपनी एसेट्स को बिल्ड कर रहा है। एट द सेम टाइम उसकी उसकी कंज़म्पशन इतनी ही है, ठीक है? उसकी इनकम इतनी है फ़िलहाल, ठीक है? ये तो वो वेल्थ है ना जो ओवर टाइम उसकी एक्यूमुलेट कर रही है, ये उसकी इनकम जा रही है। जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, उसकी इनकम जो है वो चलती जा रही है। तो इनिशियली हमने कहा है कि वो इनकम जो है वो उसकी एक जैसी इनकम है। बाद में हम देखेंगे कि अगर इससे बढ़ती है तो क्या होता है। तो ये उसकी इनकम इतनी तो इनकम वो हासिल कर रहा है, क्योंकि एट दिस एज फॉर एग्जांपल चलो इधर 30 समझ लो, 30 इयर्स का है। 30 इयर्स का जब वो होगा तो उसकी इनकम तो होगी, लेकिन कंजम्पशन उसकी इतनी ज्यादा नहीं होगी। कंजम्पशन आप देखो स्मूथ है। कोशिश उसकी ये होगी कि जिस तरह का लाइफस्टाइल वो 30 इयर्स पे मेंटेन कर रहा है, 70 इयर्स पे भी वो वैसा ही लाइफस्टाइल मेंटेन करे। ठीक, ये बेसिकली बात है कि जो लाइफस्टाइल वो 30 इयर्स पे मेंटेन कर रहा है, वो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सबका सब कंज़्यूम ना कर दे, बल्कि अपना वेल्थ बढ़ाए, जो कि बाद में पोस्ट रिटायरमेंट जब उसके पास इनकम नहीं होगी, देन ही कैन she or he can look towards that wealth and then consume it. So basic, the whole लॉजिक बिहाइंड इट इज ताकि कंजम्पशन की स्मूथिंग हो। आप देखो कंजम्पशन ऊपर नीचे नहीं जा रही, नो 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 नो, कंजम्पशन इज एब्सोल्युटली स्मूथ एंड स्ट्रेट। सो दिस इज कंजम्पशन स्मूथिंग। ये यहाँ से आइडिया मॉडिग्लियानी से के लाइफ साइकिल थ्योरी से आइडिया आया था। और इसकी बड़ी सॉलिड जो है वो फाउंडेशन है। इट्स नॉट जस्ट अ साइकोलॉजिकल रूल ऑफ थंब। वो कहते हैं जी इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। डिमिनिशिंग मार्जिनल, देखो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है इनकम की वो डिमिनिश कर रही है होती है, ठीक है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, तो इसलिए उससे वो इतनी यूटिलिटी नहीं हासिल करेगा। फिर वो सोचेगा कि जब मेरे पास इनकम नहीं होगी और उस वक़्त उसने उस पुराने फ़ेज़ से सेविंग्स कर ली होंगी, तो एट दैट टाइम विद लेसर इनकम उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसीलिए वो सेव करता है। इसका बेसिक रीज़न है, इसीलिए वो सेव करता है। देखो एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस में हमने कह दिया जी ये एमपीसी है, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो सेविंग हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे उसका जो है वो एक लॉजिकल रीज़न है, दिया गया है कि जी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, देयर इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच मीन्स ड्यूरिंग दोज़ टाइम्स व्हेन इनकम इज़ हाई, utility of using that or consuming it is going to be low, so they will consume less. Whereas in those times where income is low, the marginal utility will be high, and therefore they will try to use the same income in those times. So ये सेविंग और डिसेविंग को उसने बकायदा उसकी एक बड़ी क्लियर जो है वो लॉजिक दी है। और इस वजह से जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है वो भी रिजॉल्व होता है, क्योंकि ये बात समझ में आती है कि जब लोग व्हेन दे आर यंगर, तो उस वक़्त वो हार्ड वर्क करें और वो प्रोडक्टिव रहें, क्योंकि जब वो बूढ़े हो जाएँगे तो उस वक़्त पैसे कमाना उनके लिए काफ़ी बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है? तो और क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर बूढ़े और जवान दोनों लोग होते हैं, तो इसलिए ओवरऑल ये चीज़ बैलेंस आउट हो जाती है। तो ये नहीं कि जी सेविंग एक बुरी चीज़ है, नहीं। मगर सेविंग जो है वो उस वजह उस लिए की होती है कि जब 65 प्लस वाला जो एज आ जाए जहाँ पे वो काम ना कर सकें, तो वो उस वक़्त उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो मीन्स के कुछ तो वो लोग डेफ़िनेटली होंगे। देखो तो एक जो ग्रोथ जो लोग इंड्यूस कर रहे होंगे वो वही लोग होंगे जो कि जो कि आपके जो इस प्रोडक्टिव फ़ेज़ के अंदर होंगे, ठीक है? और वही सेविंग कर रहे होंगे अपने उस वक़्त के लिए जबकि वो काम नहीं कर सकेंगे और उस वक़्त उनको अपनी इस सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ रिज़ॉल्व्स द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब यहाँ से भी आप बात एक क्लियरली इस बात को समझो कि जो यंग लोग हैं वो कितने ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी के मैक्सिमम जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वो ज़्यादातर लोग सेविंग्स जो कर रहे होंगे आउट ऑफ देयर अर्निंग्स, वो उसी टाइम पे होंगी जबकि उनका
जबकि वो अपनी प्रोडक्टिव फ़ेज़ में हो यानी कि यंग लोग, ठीक? सो यंग लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इस मॉडल में हमें क्लियरली नज़र आती है और वो सेविंग करेंगे क्योंकि उन्होंने उस वक़्त के लिए बचाना है कि जब वो काम नहीं कर सकेंगे। तो नॉट ओनली सो दे विल बी द वर्किंग द हार्डेस्ट, दे विल बी वर्किंग हार्डेस्ट नॉट ओनली फॉर टुडे बट फॉर टुमारो एज़ वेल। यही ये सजेस्ट करता है ना? तो द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्किंग people, young, hardworking people is extremely important. ठीक हो गया? This theory is suggesting that. Yeah. सो दैट और ये कि अगेन ये जो आपके 65 मतलब ये पोस्ट रिटायरमेंट वाले लोग हैं वो हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया होता है ग्रोथ को लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम दे आर जस्ट लिविंग ऑफ देयर सेविंग्स दे आर नॉट रियली एडिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एनीमोर रादर दे आर सिंपली उनका वो डिस वाला फेज आया होता है तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर यंग लोगों का होना अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इज very very good sign and of course those economies where you have older people more older people they are seriously concerned how to plan their retirements वो कई दफा ऐसे भी होता है कि जहाँ पे एज जो है फॉर एग्जांपल ये 65 यहाँ पे लिखा है हमारे जैसे मुल्क में रिटायरमेंट ये रिटायरमेंट एज है तो हमारे जैसे मुल्क में ये रिटायरमेंट एज 60 रखी गई है, ठीक है? क्योंकि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत कम है, वो 65 63, 65 इस तरह। लेकिन जो आपकी एडवांस ममालिक हैं, जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स इवन हो गया, इवन चाइना के अंदर अब लाइफ स्पैन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। कई दफ़ा वो करते ये हैं कि अपना जो रिटायरमेंट एज है उसको आगे कर देते हैं, ठीक है ना? इसी तरह फिर उनको अपने सेविंग्स को जंप स्टार्ट करने के लिए और बहुत सारी जो है वो अ, पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अच्छा एनीवे तो अब ये तो आपको पता चल गया कि इस थ्योरी का यानी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का एक बाकायदा जो है वो ये जो रीज़न आपको दिया हुआ है इसकी एक बाकायदा थ्योरेटिकल बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है जो कि एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस की नहीं थी। दैट वाज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड इंडक्शन ऑफ कीन्स बट दिस वन हैज़ अ क्लियर लॉजिक बिहाइंड इट। अच्छा, तो अब क्रिटिसिज़म्स क्या हैं? क्रिटिसिज़म्स की बात एक तो ये है कि लोगों के अंदर प्रेज़ेंट फ़ोकस होता है प्रेज़ेंट फ़ोकस बायस होता है, यानी कि वो इतने साल बाद जो है वो नहीं करना चाहते, वो दे वांट टू स्पेंड राइट नाउ। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ये ऐसी हमारी जैसी सोसाइटीज़ में प्रेज़ेंट फ़ोकस बायस बहुत ज़्यादा है कि लोग फ्यूचर के लिए कम ही है जो कि वो बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी जो कुछ है वो हम खर्च करें और भी दुनिया में कि जी जो कुछ है वो आज और अभी जो है वो खर्च कर दिया जाए। तो पीपल रियली डोंट वांट टू स्पेंड save a lot for the future. Sometimes this happens. Similarly, uh, जो लोग होते हैं वो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अपना खुद ही यूज़ कर रहे होते हैं और वेल्थ देखो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है हमें वो ये कि वेल्थ भी टोटली ज़ीरो हो जाती है, ठीक है? इसलिए क्योंकि लोग जो कुछ उन्होंने जमा किया होता है वो खुद उस पे स्पेंड करते हैं, ऐसा नहीं होता। लोग अपने अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाना prefer करते हैं. So they don't spend everything on themselves. Sometimes they give the money to their children as well. तो वो ये चीज़ इस मॉडल में नहीं दिखाई गई। फिर ये कि कई दफ़ा लेज़र स्मूथिंग भी होती है व्हिच मीन्स कि वो लोग कहते हैं कि जी ओके इस वक़्त अपनी ज़िंदगी जीरन करने की बजाय इस वक़्त भी थोड़ा आराम कर लिया जाए और उसके बाद जब हम बूढ़े हो जाएँगे तो भी हम थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, तो उसको लेज़र स्मूथिंग कहा जाता है। ये भी ये मॉडल ये वाला नहीं देखता। जो अमीर ममालिक हैं वहाँ पे एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बुड्ढे हैं बूढ़े बूढ़े लोग हैं उनके लिए ना उनको दी जाती है
सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, ठीक है? पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स सारा का सारा हुकूमत दे रही होती है। तो वो हुकूमत वो क्या करते हैं कि जिनके पास कम सेविंग होती है, उनको ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लोग कहते हैं कि फिर हम सेविंग क्यों करें? ठीक है? सो ये रिच कंट्रीज़ का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। जो कि मतलब जो आपके न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी ये जो लोग कोई काम नहीं कर रहे, वो सेविंग भी नहीं करते क्योंकि बाद में हुकूमत देखती है कि यार किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो जिनकी कम सेविंग्स होती हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो दिस दिस काइंड ऑफ लॉजिक इन एडवांस्ड कंट्रीज़। पाकिस्तान के अंदर अब रिसेंटली, और ये मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ पेंशन्स। व्हिच मीन्स कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जो पैसे दिए जाते हैं लोगों को जो कि काम नहीं कर रहे होते, वो सारा का सारा पैसा हुकूमत अपने बजट के अंदर से दे रही होती है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि अब बजट जो है वो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना बोझ पेंशन्स का पड़ गया। तो उसको कई दफ़ा पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये पेंशन्स बॉम्ब है, ठीक है? तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एडवांस्ड कंट्रीज़ में ये पेंशन्स का क्राइसिस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पेंशन्स जो हैं वो मेनी टाइम्स उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, और लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो भी बूढ़े लोगों के पास ख़ास तौर पे, कि वो शुरू से ही अपनी जो है वो पेंशन को बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। तो काफ़ी बड़ा मसला है, और कई बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो उनकी पेंशन सिक्योर नहीं होती, और जब किसी किस्म का फाइनेंशियल क्रंच आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो जो उस बेचारे गरीब और लोग होते हैं जिनकी जो अपनी पेंशन्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उनकी पेंशन्स वाइप आउट हो जाती हैं। अमेरिका में ये बहुत होता है, ठीक है? तो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर खर्चा है, और अमेरिका के जो बेचारे गरीब हार्ड वर्किंग लोग हैं, उनको उनको किसी किस्म की पेंशन सिक्योरिटी नहीं है। सो ये पेंशन्स का काफ़ी बड़ा क्राइसिस रहता है। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्राइसिस जो है इसको रिज़ॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि बात ये है कि इस मॉडल के हिसाब से तो मतलब कंज़म्पशन और सेविंग दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो इसलिए अगर सेविंग्स जो हैं वो आपकी, या आप जो कि पेंशन्स, सेविंग्स इसीलिए की जाती है ना ताकि ओल्ड एज बेनिफिट्स और पेंशन्स मिल सकें। तो अगर वही सिक्योर नहीं है तो फिर लोगों को सेव करने का इंसेंटिव ही नहीं रहेगा, ठीक है? तो अननेसेसरीली इस वक़्त कंज़म्पशन बढ़ेगी, एंड आपका सेविंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगी। तो वो जो उसका एक बैलेंस है बिटवीन कंज़म्पशन एंड सेविंग, अगर लोगों को बिल्कुल जो है वो सेविंग्स का कोई उनके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं होगी, तो उनकी जो एक इंसेंटिव टू वर्क हार्ड है, वो कम हो जाएगा, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्योंकि दैट देन मीन्स के पीपल विल वर्क लेस हार्ड, एंड देयरफॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विल सफर। ये मॉडल कम से कम हमें ये बता रहा है, क्योंकि इस मॉडल में आपने देखा क्लियरली कि लोग इसलिए हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो इस वक्त मैक्सिमम कमा सकें, और फिर बाद में वो अपनी पेंशन्स को एंजॉय कर सकें। अगर पेंशन्स ही सिक्योर नहीं होंगी तो उनका रीजन फॉर हार्ड वर्क चला जाएगा। सो दैट्स अ वेरी बिग इशू। तो पाकिस्तान के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी डेफिनेटली पेंशन्स को ज्यादा सिक्योर बनाना जरूरी है, लेकिन उसका मतलब ये किसी सूरत नहीं है कि हुकूमत हमेशा पेंशन्स को फंड करे। तो एक अच्छा-सा ऐसा निज़ाम जहाँ पे हुकूमत रेगुलेट करे जो पेंशन्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ऐसे बॉन्ड्स इश्यू करे जिसके अंदर एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, बट उसको मिसयूज़ ना किया जा सके, और वो बर्डन ना बढ़ाए हुकूमत का। ऐसे चीज़ डिज़ाइन हो सकती है। द ओनली प्रॉब्लम इन दैट इज़ कि पाकिस्तान में लोगों को सरकारी नौकरियों की आदत पड़ी हुई है, ठीक है? और दैट्स व्हाई दे वुड लाइक कि आगे भी उनको सरकारी नौकरियाँ मिलें, वैसे ऐसे नहीं होने लगा, ठीक है? सो व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज़ इट नीड्स टू design new instruments which are clearly very secure, but at the same time जिस जो सिक्योर भी हो, बट एट द सेम टाइम जो है वो बर्डन ना क्रिएट कर रहे हों। और ऐसा हो सकता है जो आपका सेविंग्स सेंटर है, नेशनल सेविंग सेंटर है, सेंट्रल, नेशनल और प्रोविंशियल जो आपके कौमी बचत के इदारे हैं, उसके अंदर इस किस्म के बॉन्ड्स इशू किए जा सकते हैं जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। लेकिन याद रखें कि एट द सेम टाइम सिक्योर सेविंग्स आर
आल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज़ इफ नॉट तो फिर वो यूएस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब सेविंग्स इनसिक्योर होती हैं तो ये जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो बर्डन भी नहीं होना चाहिए आपकी हुकूमत के ऊपर। तो आप कोई जब आप क्वेश्चन को आंसर करने लगें, क्योंकि ये इस तरह का एक केस स्टडी क्वेश्चन मैंने आपको 11th असाइनमेंट में दिया हुआ है। तो उसके अंदर आप यू कैन लुक इट अप कि इस किस्म के पेंशन बॉन्ड्स कौन से हो सकते हैं। तो आप यही देखेंगे और मुझे लिख के भी बताएँगे कि क्या वो सिक्योर हैं और क्या वो फ्लेक्सिबल हैं और क्या उससे जो गवर्नमेंट का डेट बर्डन है वो कम होता है। ये सब चीज़ होनी चाहिए तो ही जो ऑप्शन होगी वो एक वायबल ऑप्शन होगी। इसके कुछ पॉलिसी इम्प्लिकेशंस उसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं और वो पॉलिसी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या हैं कि देयर इज सम एविडेंस दैट वेल्थियर पीपल हैव लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो इसलिए कई दफ़ा एक ये भी इसका पॉलिसी इम्प्लिकेशन है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का कि अगर better distribution of income हो, if there is better distribution of income, then um, that stimulates consumption because जो अमीर तरीन लोग हैं वो कंज्यूम कम करते हैं और जो गरीब लोग हैं वो उनकी एमपीसी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए from the poor towards the wealthier from the wealthier to the poorer people, so it can consume increase consumption and stimulate uh, the economy. और दूसरी चीज़ ये है कि जो एजिंग पॉपुलेशंस हैं वहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एजिंग पॉपुलेशंस के अंदर जो है वो आपकी पर कैपिटा सेविंग जो लॉन्ग रन की है वो रिड्यूस इसलिए होती है क्योंकि वहाँ लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, व्हिच मींस दैट उनकी पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। तो दैट इज व्हाई इमिग्रेशन कैन बी फेवरेबल फॉर दीज कंट्रीज। राइट, अच्छा, अब लास्ट चीज आ गई आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो यहाँ तक तो हमने ये कहा कि भाई वेल्थ के साथ भी जो है वो रिलेटेड है। तो एक एमपीसी वेल्थ का एमपीसी है और दूसरा इसने कहा कि आपका उस इंक्लूड होता है जो आपका कंजम्पशन, और यहाँ कंजम्पशन स्मूथिंग की बात की। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हालांकि काफी डिफरेंट है लेकिन वो भी कंजम्पशन स्मूथिंग की बात करता है, ठीक है। कंजम्पशन इज नॉट, वो कहते हैं जी कंजम्पशन सिर्फ करंट इनकम के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या कंजम्पशन फंक्शन कीन्स का ये अज्यूम करता था कि करंट इनकम के साथ रिलेटेड है आपकी कंजम्पशन। बट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, वो परमानेंट इनकम के साथ है। अब परमानेंट इनकम चीज क्या होती है? परमानेंट इनकम चीज वो है कि वो यानी कि जो जितनी भी उसकी इनकम है उसकी एक एवरेज वैल्यू, ठीक है। स्टडी रेट ऑफ एक्सपेंडिचर, steady rate of expenditure a person could maintain for the rest of his or her life given the present level of wealth and the income earned now and in the future। यानी वो जितनी भी अपनी इनकम्स हैं, ठीक है, जो उसकी प्रिडिक्टेड है या वो एक्सपेक्ट करता है, वो उसका एक एवरेज उसके माइंड में होगा और जो उसकी कंजम्पशन होगी वो फंक्शन होगा उसकी परमानेंट इनकम का। तो इसने यानी कि फेजेस ऑफ लाइफ जो है, मिल्टन फ्रीडमैन ने ये दी थी, उसने कोई फेजेस ऑफ लाइफ का जिक्र नहीं किया। उसने कहा नहीं, सिंपल एक इंसान जो है वो अंदाजा लगाता है अपनी इनकम का बेस्ड ऑन दी एज अ परमानेंट इनकम, जो उसकी इनकम आती ही रहती है। तो यानी दो तरह की इनकम्स हो गई, एक परमानेंट इनकम हो गई, ठीक है, तो जो जो परमानेंट इनकम है वो उसकी मीन इनकम है, और दूसरी जो इनकम है उसको आप ट्रांजिटरी इनकम भी कह सकते हैं, यानी विंडफॉल, यानी कभी आ गई और कभी नहीं आई। ठीक है, तो लोगों को पता होता है कि कौन सी इनकम जो है वो उनकी परमानेंट है। अब अगर एक प्रमोशन हो जाती है किसी एसोसिएट प्रोफेसर की, तो उसको पता है कि भाई ये तो इट्स नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स, ऐसी बात नहीं कि इसका रिवर्सल होगा, वेरी अनलाइकली, इसका रिवर्सल नहीं होगा, ये परमानेंटली बढ़ गई है। और दूसरी चीज ये है कि जी आपको कोई बोनस मिल जाए, तो विच इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये ट्रांजिटरी इनकम है। तो क्या होता है कि
ओवर टाइम जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, इसमें ये चीज़ सजेस्ट की गई, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में ये चीज़ सजेस्ट की गई कि जो आपकी ट्रांज़िटरी इनकम के इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये ओवर टाइम कम हो जाते हैं। ये रैंडम होते हैं और ओवर टाइम कम हो जाते हैं और मोस्टली जो आपकी परमानेंट इनकम है, उसके साथ ही कंज़म्पशन रिलेटेड है। परमानेंट इनकम के साथ रिलेटेड है, सो दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स दैट कंज़म्पशन पज़ल कि व्हाई देयर इज कंजम्पशन फंक्शन जो है और एमपीसी वो हमें क्लियरली नजर आती है इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन, इसलिए क्योंकि जो परमानेंट इनकम है वो कैलकुलेट होती है गिवन द लॉन्ग टर्म एज एन एवरेज। ठीक है, तो और जो ट्रांजिटरी कंपोनेंट्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, इन द लॉन्ग रन वो जीरो हो जाते हैं। तो ये इसकी जो क्रिटिसिज़म्स हैं उनको काफ़ी हद तक एड्रेस कर दिया गया है। जो परमानेंट इनकम है, डेटा जब लिया गया और डेटा को जब एनालाइज़ किया गया फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने और इकोनॉमिस्ट ने मिलके, जब इस डेटा को एनालाइज़ किया गया है, तो ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस काफ़ी हद तक इसको डेटा की सपोर्ट है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स आल्सो प्रूव द सेम थिंग दैट जो आपकी परमानेंट इनकम है वो ही डिटरमिन करती है आपकी कंजम्पशन को। सो परमानेंट इनकम अगर ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी और इसलिए एक एस्टिमेट करते रहते हैं जो ट्रांजिटरी इनकम होती है वो सडनली कंजम्पशन को बढ़ाती नहीं है। तो ये दोनों थ्योरीज यानी आपकी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और आपकी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, बोथ ऑफ देम they suggest consumption smoothing, which means that ऐसा नहीं है कि जी जो आपकी करंट डिस्पोजेबल इनकम है अगर वो 1 साल बढ़ जाती है, तो लोग जो हैं वो एकदम ज़्यादा कंज़्यूम करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता। वो एक लॉन्ग टर्म उनकी थिंकिंग होती है जिसका जिसका रीज़न्स उन्होंने डिफरेंट रीज़न्स बताए हैं। जो आपका जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो कहता है वो उसका बेसिस जो है वो इसलिए क्योंकि जो लोग हैं वो दे थिंक रैशनली, जितना भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो अब अगर जो जो इसकी क्रिटिसिज्म आई और जिसको कि एड्रेस कर लिया है फिर फ्यूचर थेरीज ने, जो इसकी मॉडर्न वर्जन्स हैं ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ने, पहली चीज तो ये कि जी क्या अगर तो मतलब लोगों को एग्जैक्टली पता होता कि जी कितनी उनकी परमानेंट इनकम है, उसका टोटल उनको 100% आइडिया पता होता तो उनकी कंजम्पशन कभी ना बदलती होती और उसके अंदर कोई वेरिएशन ना होती और जो पिछली कंजम्पशन है वो उतनी ही होती जितनी की अगली कंजम्पशन होनी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, बट उसको जो है वो दूसरे जो आपके न्यू क्लासिकल्स ने एड्रेस किया। बाय द वे फ्रीडमैन जो था वो तो मॉनेटरिस्ट था। मिल्टन फ्रीडमैन वाज अ मॉनेटरिस्ट, व्हिच मींस ही वाज अगेंस्ट, वेरी मच अगेंस्ट द कीन्सियन पॉलिसीज ऑफ डिमांड मैनेजमेंट एंड दिस होल आइडिया बिहाइंड हैविंग अ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसको वो गलत समझता था और इसीलिए उसने ये बात अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये बताया कि भई ये तो परमानेंट इनकम होती है तो इसलिए लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स कोई नहीं बदलते। ठीक है, डिमांड मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है, लोग जो हैं उनको अपनी लॉन्ग टर्म कंजम्पशन का पता होता है। तो जो मॉडर्न इसका वर्जन है वो इसका और रीजंस देता है। वो कहते तो अगर सरप्राइज एलिमेंट अगर आ जाए, व्हिच मीन्स कि लोगों को पता होता है ट्रांजिटरी इनकम जो है या वो इट हैपेंस ड्यू टू अ सरप्राइज एलिमेंट, कोई भी एकदम सरप्राइज इनकम हो सकती है। तो अब जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं वो बात करती हैं रैंडम वॉक की। वो कहती हैं कि हाँ जी सरप्राइज तो हो सकता है, लेकिन सरप्राइज का मतलब रियल सरप्राइज, क्योंकि जो चीज सरप्राइज नहीं है या प्रिडिक्ट की जा सकती है वो ट्रू सरप्राइज नहीं है। जो चीज प्रिडिक्ट की जाती है लोगों में इतनी अकल होती है कि वो उसको, मोस्टली लोगों में इतनी अकल होती है कि वो उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उनकी रैशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, दे हैव देयर ओन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो पता कर सकते हैं लोग, तो वो इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेते हैं। हाँ, अलबत्ता कोई अगर ऐसा सरप्राइज एलिमेंट आ जाए
तो वो उसका एक रैंडम वॉक होता है, ठीक है? सरप्राइज़ एलिमेंट का रैंडम वॉक होता है, व्हिच बेसिकली मीन्स के कई दफ़ा पॉज़िटिव सरप्राइज़ेज़ होते हैं, कई दफ़ा नेगेटिव सरप्राइज़ेज़ होते हैं, कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इन द एंड they it's a very small error kind of a term, because most of them they cancel each other out, and in the end it's left with the permanent आपका जो इनकम है वो रह जाता है। फिर एक और इसका डेटा, जब बहुत रीसेंट डेटा जो है वो लेके और इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई, तो पता ये चला कि एक्चुअली जो आपकी कंजम्पशन है उसमें पीरियड्स आते हैं एक्सेस सेंसिटिविटी के लिए, यानी कि जब वो जो करंट डिस्पोजेबल इनकम है उससे बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट करती है। और फिर ऐसे भी पीरियड्स आते हैं, और ऐसे भी जो है वो टाइम आता है जबकि आपकी जो करंट जो आपकी जो करंट डिस्पोजेबल इनकम है वो स्मूथ आउट हो जाती है, और उससे इट डज नॉट लीड टू कंजम्पशन। सो फॉर सम सेक्टर्स यू फाइंड एक्सेस सेंसिटिविटी, अदर सेक्टर्स यू फाइंड स्मूथनेस। तो कुछ ऑथर्स ने इन दोनों को कंबाइन करने की भी कोशिश की है, क्योंकि मैथमेटिकली आप जो कंजम्पशन फंक्शन है, कीन्सियन कंजम्पशन फंक्शन है, उसको आप मैथमेटिकली कंबाइन कर सकते हैं विद द पीआईएच, ठीक है? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अंदर जो परमानेंट इनकम के साथ आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, और अगर आपने इनको कंबाइन कर दिया तो भी एस्टिमेट किया जा सकता है एमपीसी को, ठीक है? जो कि इस इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर एक और चीज है इन दी मॉडर्न थ्योरीज, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स यानी जो पीआईएच है वो अज्यूम यही कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बोरो कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है? बोथ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी और पीआईएच मेनी टाइम्स इन दोनों को जो जो मॉडर्न वर्जन्स हैं वो इन दोनों को कंबाइन करती हैं, अ, ताकि जो इसकी क्रिटिसिज्म है उसको एड्रेस किया जा सके। तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं, इन दोनों थ्योरीज के अंदर अज्यूम किया जाता है कि लोग जो हैं वो आराम से बोरो कर सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स दे आर नो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स, बट एक्चुअली दे आर लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स। लोगों की ये बोरोइंग में कई दफा कैपिटल मार्केट्स की इम्परफेक्शंस होती हैं और वो इतने आराम से बोरो नहीं कर सकते, जब ड्यू टू विच ये आपको लॉन्ग टर्म में ये थेरीज जो है वो नहीं नजर आएंगी। तो अगर ये कैपिटल मार्केट्स को परफेक्ट कर दिया जाए और ठीक कर दिया जाए, तो जहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से आराम से बोरो कर सकें और इजीली बोरो कर सकें, और उनके पास लाइक सोर्सेज हों ऑफ फाइनेंशियल लेट्स से क्रेडिट। जब लोगों के पास क्रेडिट होता है तो फिर इन इन दैट case then they can build up their wealth more easily, and that is very good because that means that they can they can invest, they can build their wealth, and they can save for the time, overall वो अपनी permanent income को बढ़ा सकते हैं, तो consumption भी बढ़ाएंगे और saving भी बढ़ाएंगे। फिर लास्ट चीज है बफर स्टॉक की, और ये बफर स्टॉक का मतलब ये है कि लोग जो है वो लोग अपने जो अक्यूमुलेट करते हैं एसेट्स, वो इसलिए करते हैं ताकि इमरजेंसीज के लिए वो अपने बचा सके, इमरजेंसीज के लिए। तो ये इमरजेंसीज के लिए बचा सके, नॉट ओनली दैट कि भाई वो फ्यूचर में वो अर्न नहीं कर सकेंगे, लेकिन फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता, तो इमरजेंसीज के लिए बचाते हैं, ये बफर इसका होता है। बट एट द सेम टाइम वो इतना भी नहीं बचाना चाहते कि आजकल कुछ खर्च ही ना कर सकें, तो इसलिए उनका एक टारगेट लेवल ऑफ वेल्थ होता है, ठीक है? टारगेट लेवल ऑफ वेल्थ होता है, और वहां पे ये जो टारगेट लेवल ऑफ वेल्थ है, ये वो है जहां पे उनका जो बैलेंस है, there is a balance between this buffer stock, yani that which they are saving so that they don't have to suffer in times of emergency, and also at this target wealth level, they are also consuming in the current period. So
मैंने जैसे आपको बताया, इसकी जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है वो यही कि जो आपकी डिमांड मैनेजमेंट है उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप टैक्स कट्स भी देंगे, यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, टैक्स कट मीन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो लोग उस टैक्स कट से फौरन अपनी कंजम्पशन नहीं बढ़ा लेंगे, फौरन अपनी दे विल नॉट नेसेसरली उसका जो फ़ायदा होगा वो आपको फ़ौरी नज़र नहीं आएगा, ठीक है? और जो आप स्टिम्युलेट करना चाह रहे हैं इकोनॉमी को, वो फ़ौरी ऐसा नहीं होगा। तो टैक्स कट्स की वजह से जो कंज़म्पशन है या इसी तरह जो आपकी सेविंग भी है, वो भी एकदम नहीं बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को नहीं चेंज कर सकते ओवर टाइम, क्योंकि they are based on the saving, investment and consumption patterns are not based on 1 year or 2 year। तो एक टेम्पररी सा टैक्स कट जब आप देते हैं तो लोग अपना बिहेवियर उसकी वजह से एकदम जो है वो बदल नहीं लेते, और वो उनका एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है अबाउट देयर परमानेंट इनकम। सो टू लार्ज एक्सटेंट जब हम कहते हैं जी ये फिस्कल पॉलिसी की थी, वो फिस्कल पॉलिसी की थी और उससे फर्क तो कोई पड़ा नहीं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है ना कि भाई लोग जो है वो कोई 1 या 2 साल के लिए अपना अपना कंजम्पशन पैटर्न्स नहीं बनाते। वो उनका एक लाइफ साइकिल होता है, एक परमानेंट इनकम होती है, जो जिस तरीके से चीज़ चल रही होती है, तो उसके अंदर जो है वो तब्दीली या चेंज लेके आना इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो देयरफॉर जो आपकी इस किस्म की एक ब्लैंकेट पॉलिसी है, वो एकदम टर्न अराउंड इकोनॉमी को कभी भी नहीं करेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो टैक्स कट्स वो एक टैक्स कट्स को दे के और एकदम एक्सपेक्ट करना कि वो उससे जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी तो आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी, दिस इज रॉन्ग। दिस इज व्हाट दिस पॉलिसी दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट्स। अब जरा हम देख लें कि आपकी क्या है, व्हाट इज योर असाइनमेंट। तो जो आपकी असाइनमेंट है वो उसमें आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखो मैंने इसमें दी हुई हैं, ठीक है? कंपेयर करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कंज़म्पशन और सेविंग से। देखें जी, अगर तो आपने उठा के सीधी-सीधी चीज़ें जो है वो नेट पे से उठा के मुझे आंसर्स दे दोगे, तो आई एम सो सॉरी, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं अच्छे मार्क्स दूँ उसके लिए। सो आपने मुझे एग्ज़ैक्टली देखें मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, उसके छापे मार के मुझे दे देंगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, विद एग्ज़ाम्पल्स दीजिए। ठीक है? उसको समझ के उसके एग्ज़ाम्पल्स के साथ दीजिए। तो आपने यहाँ पे ऑटोनोमस बताना है, ऑटोनोमस कंज़म्पशन क्या है, इंड्यूस्ड कंज़म्पशन क्या है, विद एग्ज़ाम्पल्स उसको एक्सप्लेन करना है कि इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इनके डिफरेंस क्या हैं। मैंने पहले भी बताया जब कंपैरिज़न करते हैं तो उसमें डिफरेंसेस बताएँ, पॉइंट बाय पॉइंट बताएँ और सिमिलैरिटीज़ भी बताएँ, पॉइंट बाय पॉइंट बताएँ, सब में। ये मैंने सब चीज़ें डिस्कस की हैं, लेक्चर में भी की हैं और मैंने नोट्स जो आपको दिए हैं उसमें भी की हैं। एमपीसी, एमपीएस, लीनियर, नॉन लीनियर क्या है, सेविंग, डिसेविंग, ये जो सेविंग, डिसेविंग है बाय द वे ये रिलेटेड है टू द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम अगेन रिलेटेड टू द permanent income hypothesis, and liquidity constraint and buffer stocks again related to the newer versions of the permanent income hypothesis and actually also the life cycle hypothesis। ठीक है, तो उसमें से निकाल के आप बताएं। अब अगला सवाल जो है वो क्या है, मैंने एक आपको एग्जांपल दी है, फिनोमेना ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इज हैपनिंग, ठीक है? तो इसको आपने रिलेट करना है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के साथ, ठीक है? Explain how the life cycle theory can be used to deduce that while longer expected लाइफ इंक्रीजेस इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट सेविंग। ठीक है, कैसे जो है वो एक लॉन्गर लाइफ इंक्रीजेस इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट सेविंग क्यों इंक्रीज करेगी? ठीक, आप उस थ्योरी में से बताएं ना कि सेविंग्स क्यों की जाती हैं। ठीक, आप उसके पीछे उसका मोटिव बताएँ। तो क्या उस मोटिव के साथ ये बात रिलेट करती है कि अगर जो है वो लाइफ स्पैन ज़्यादा होंगे, तो आपकी सेविंग ज़्यादा होंगी? सर्टेनली। अ लोअर बट ऑन द अपोजिट साइड अ लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि अभी के लिए तो आपके पास सेविंग्स आपकी ज़्यादा हो जाएँगी, यानी इस जनरेशन के लिए, लेकिन आगे से लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी अगला साइकिल ऑफ सेविंग्स कौन करेगा? तो वो तो कोई भी नहीं ना करेगा।
तो इसलिए ऐसे ममालिक जहाँ पे जिनकी पॉपुलेशंस एज हो रही हों, वो करंटली तो दे आर इन अ कंफर्टेबल पोज़ीशन, ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज़ बढ़ रही हैं तो उनका सेविंग भी बढ़ेगी। बट क्योंकि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम हो रहा है, वो एक उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये एट द सेम टाइम एट दीज़ कंट्रीज़ with population aging, they have some, they are, in the short run, they can be comfortable, but in the long run, they will have to make some policies which address this problem. So they say, how they can address this problem, then what, because long run में उनकी population growth rates तो बहुत कम है, तो they need then probably what they do is they need immigration. अब जो ये बात एक याद रखें, जो immigrants होते हैं, वो वाला बहुत बूढ़े लोग तो immigration नहीं ना लेंगे। इमिग्रेशन जो लेते हैं इनिशियली फॉर द फर्स्ट 10 इयर्स, एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ देयर लाइफ, तो वो खुद जाके वहां मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी जगह बना रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही तो नहीं बन जाती ना, दे वर्क एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हार्ड एंड आउट ऑफ दैट दे मेक सम सेविंग्स, और जब वो सेविंग्स कर लेते हैं तो फिर वो अपने और अपने डिपेंडेंट्स के लिए दे कैन फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन। बट फॉर दोज एटलीस्ट 10 इयर्स, डिकेड ऑफ देयर लाइफ, तो वो उन सोसाइटीज के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ना। और ये अगर कंट्रीब्यूशन ना हो तो उनकी अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स इतनी कम है कि लॉन्ग रन में वो सफर करेंगे। ठीक है, तो ये जो यंग ब्लड वो थ्रू इमिग्रेशन लेके आते हैं, और वो हर किसी इंडिविजुअल को, एवरीवन नोज कि इमिग्रेशन लेना बहुत ही मुश्किल काम है, और उसका रीजन ये है दैट दे वांट द बेस्ट ऑफ द पीपल। सो वो बेस्ट लोगों को आपकी ले जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो वहां जाके बेतहाशा काम करते हैं और उनकी सोसाइटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर ऐसे लोग वहां पे ना हो तो उनका तो लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो इन द लॉन्ग रन वो सस्टेन ही नहीं कर सकते अपने सेविंग्स लेवल, तो इसलिए उनके लिए इमिग्रेशन यूजफुल है। लेकिन आपने ये सारी चीजें कहीं से मुझे छापा लगा के नहीं देनी। आपने थ्योरी पढ़नी है, उसको इसके साथ रिलेट करना है और जवाब देना है। अब आप आ जाएँ, फिर दूसरी चीज़, फिर मैंने पेंशन क्राइसिस के बारे में बात की है, और पेंशन क्राइसिस के बारे में यहाँ मैंने बात की है, और उसको मैंने कहा है कि परमानेंट इनकम के साथ आपने रिलेट करना है, ठीक है? सो आई हैव पॉइंटेड इट आउट एज़ अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द लाइफ साइकिल थ्योरी, लेकिन आपने जो है ना वो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में से इसका सॉल्यूशन निकाल के देना है मुझे, ठीक है? कि ये पहली बात तो आपने बतानी है कि ये क्राइसिस जो है ये क्यों अकर किया है बेस्ड ऑन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक? वो देखिए ना, पेंशन्स क्राइसिस है। पेंशन्स क्राइसिस का क्या मतलब है कि जो हुकूमत है उसके पास पेंशन्स देने का पैसा नहीं रहा। ठीक? उसका मतलब क्या है कि जी, लोग जो है वो अपनी परमानेंट इनकम के हिसाब से करते हैं ना स्पेंडिंग, और अपनी कंजम्पशन। तो लोगों ने बेसिकली कंजम्पशन अपनी कम रखी थी, कम तनख्वाह ली थी, और उस वक़्त के लिए जब वो बूढ़े हो जाएँगे और उनके पास कोई और दूसरा सहारा नहीं होगा, तो उनकी जो सरकारी नौकरी है वो हाथ पकड़ के चलाएगी। ठीक है ना? इसका क्या मतलब है कि परमानेंट इनकम का तो ये यही बात है ना, जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसमें ये है कि उन्होंने तो कैलकुलेट किया होता है, एवरेज कैलकुलेट की होती है कि जी ये ठीक है, हमने 60 65 70 साल अगर हमने जीना है, और हम 60 इयर्स तक जो है वो काम करते हैं, तो आखिरी 10 साल एटलीस्ट विल बी कंफर्टेबल। उस वक्त हमें किसी के सामने मसला नहीं होगा, ठीक है? सो ये जो रिटायरमेंट क्राइसिस है और खास तौर पे परमानेंट इनकम के साथ जो रिलेटेड है, वो वही है कि उन्होंने एक एवरेज कैलकुलेट की होती है। So therefore, they would more likely, वो चाहेंगे कि जी जो उनकी पेंशन्स हैं वो उनकी सिक्योर पेंशन्स हों। जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास थी उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना एक आइडेंटिफाई किया कि उनका परमानेंट इनकम कितनी होगी। और उस वक़्त तो सरकारी नौकरियाँ सही थी और हुकूमत ने उनसे वादा किया था कि जी ठीक है, आप हम अगर ये नौकरी करेंगे तो इसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। तो ये वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस थी। अब अगर उनको फ़ौरी की फ़ौरी जो है वो बदल के एक नेगेटिव काइंड ऑफ सरप्राइज़ जो है वो उनके लिए आ जाता है, तो देन इट बिकम्स, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एडजस्ट, और पाकिस्तान में आपको फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आएगा। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम जो यूएस जैसे ममालिक हैं, वहाँ पे कभी वादा नहीं किए जाते कि जी जो है वो ठीक है, सरकार आपको पैसे देगी, ठीक? लेकिन
उनका प्रॉब्लम फिर क्या होता है कि उनको समझ नहीं आती कि वो जो है वो जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनको समझ में नहीं आती। देखिए उनकी कोई बहुत ज़्यादा वर्किंग क्लास पीपल आर वर्किंग क्लास एवरीवेयर। दे आर नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सो दे डोंट रियली नो वेयर टू इन्वेस्ट द मनी। तो उन्होंने तो अपना एक आइडिया सा बनाया होता है कि उनकी परमानेंट इनकम क्या होगी। उनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती ही नहीं है, तो अगेन वहाँ पे जो उनकी सरप्राइज़ेज़ हैं, उसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। और उस वजह से ये क्राइसिस जो है, ये शुरू हो सकता है कि और स्पेशली ऐसे ममालिक में जहाँ पे सारे की सारा जो इनकम है, वो समझ लो स्टॉक्स और बॉन्ड्स मार्केट्स के साथ रिलेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश करती हैं, तो उनका जो है वो सारा का सारा पैसा जो all their money which is related to the to their pensions, it can just deplete overnight. So ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर हम इसको देखें परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में इस क्राइसिस को, तो हमें पता चलेगा कि ये क्राइसिस इसलिए आया है क्योंकि लोगों ने अपनी रैशनल एक्सपेक्टेशंस और उस वक्त की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी परमानेंट इनकम के एक एस्टिमेट किया हुआ था। ठीक है, अपना परमानेंट इनकम का एस्टिमेट किया हुआ था जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो पेंशन के पैसे थे उसको इंक्लूड किया हुआ था उस एवरेज तक पहुंचने पे। अब अगर कोई ऐसा सरप्राइज आ जाए कि हुकूमत ऑल ऑफ अ सडन कहे कि जी ये पेंशन्स नहीं देनी या इसका स्ट्रक्चर आपने चेंज करना है, तो देन दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग एंड ह्यूज प्रॉब्लम स्पेशली फॉर दोज सेक्शंस जिन्होंने तब अपना बनाया था अपना अपने परमानेंट इनकम को एस्टिमेट किया था जबकि उन्होंने जो उनके प्रोडक्टिव ईयर्स थे। ठीक है, तो इसलिए जो इसका सॉल्यूशन है वो डेफिनेटली उसमें यू विल हैव टू गिव द प्रोटेक्शन एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पहली बात तो ये है कि इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर जो भी सॉल्यूशन है वो होना चाहिए जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, लोगों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में अवेलेबल हो कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट है। फिर और दूसरी बात यह है कि अगर कोई सेविंग स्ट्रक्चर चेंज करना भी है तो उसकी जो सारी डिटेल्स हैं उसकी जितनी ज्यादा उसकी डिटेल्स की अवेलेबिलिटी होगी उतना ज्यादा ओवरऑल जो आपका सरप्राइज है उसका रैंडम वॉक हो जाएगा। इट मींस कि वो अपने आप को कैंसल आउट कर देगा। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। दूसरी बात ये है कि जो पिछले लोग थे जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ चल रहे थे और जिन्होंने पुराने वक्तों में अपनी लाइफ परमानेंट इनकम को एस्टिमेट किया था उनको तो कवरेज देनी पड़ेगी। लेकिन जो अब अगला जो आपका लोग भर्ती हो रहे हैं जो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिन जिन जिनकी के जिनकी इतना टाइम नहीं गुजरा उनके लिए इसकी रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इन अ वे जैसे मैं आपको लेक्चर में पहले भी बता चुकी हूँ उसकी रीस्ट्रक्चरिंग इस तरह जरूरी है कि इदारे इस किस्म के हों जैसे कि फॉर एग्जांपल कौमी बचत का आपका इदारा है वही जो है वो आपके पेंशन जो है वो बॉन्ड्स फ्लोट करें जिससे कि जो उनकी पेंशन्स हैं वो वहां पे उसका अमाउंट प्रॉपरली यूटिलाइज हो क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है लेकिन मिसयूज ना हो सके। ठीक है, तो उसकी एक गारंटी सिर्फ ये होनी चाहिए कि उसको मिसयूज नहीं होगा बोथ ऑन द साइड्स ऑफ द गवर्नमेंट भी वो मिसयूज ना हो सके एंड एट द सेम टाइम ऑन द साइड ऑफ द एम्प्लॉयज भी वो मिसयूज ना हो सके। तो वो इट यानी कि वो इनहेरिट तो कर सके कोई ना कोई। जाहिर है आपकी एक वेल्थ है। ठीक है, पेंशन फंड्स आपकी एक वेल्थ है, इनहेरिट तो कर सके लेकिन उसको मार्केट में बेचा ना जा सके। ये बड़ा जरूरी है उसका एक एक बैलेंस्ड रखना कि इट्स नॉट अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट एज वेल एज इट कैन नॉट बी मिसयूज्ड बाय द एम्प्लॉयज, राइट। तो इस सो दैट जो लोग हैं वो टोटली मार्केट के रहमो करम पे भी ना रहें क्योंकि लाइक इन द यूएस
पेंशन फंड्स की सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योर फंड्स भी होने हमारे लिए ज़रूरी हैं। एट द सेम टाइम हुकूमत के ऊपर इसका बर्डन भी कम करना है एंड द ओनली वे टू डू दैट इज़ कि पेंशन्स को एक बर्डन समझा ही ना जाए। इट शुड नॉट बी पेड आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, रादर इट शुड बी यूज्ड एज़ अ सेविंग एंड एज़ एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? अब आपने असाइनमेंट नंबर 11 जो है वो इस हिसाब से अटेम्प्ट करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।